जब हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करते हैं या भारतीय राजनीति की कल्पना भी करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। एक जाति और एक जेंडर। जब हम जाति की बात करते हैं तो उस समय समय पर भारतीय राजनीति की रगों में बसी हुई है। आज ही नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भी, इवन आज़ादी से पहले भी लगातार जाति आधारित डिमांडें उठी हैं। ऐसे में आज़ादी के बाद जो मुद्दा उठा है वो दलित और ओबीसी का उठा है। और जब हम जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं को लेकर आए दिन मतभेद होते रहते हैं। एक वर्ग का ये मानना है कि महिलाएं आज सशक्त हो चुकी हैं, जबकि एक वर्ग का ये मानना है कि महिलाएं आज भी कमज़ोर हैं, उन्हें सक्षम बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए लगातार कई प्रकार की डिमांडें की जाती हैं। सरकार भी आए दिन बहुत सारे रूल और रेगुलेशन लागू करती है कि महिला सशक्तिकरण होगा, दलित सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा कई राज्यों में डिमांड उठती है फलानी जाति को ओबीसी की दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारतीय राजनीति को समय समय में प्रभावित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहाँ हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSE 143 का चैप्टर नंबर 12 की चर्चा करेंगे। और चैप्टर पढ़ के हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में दलित क्या है, कौन है ओबीसी, किन लोगों को ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए, क्या महिलाएं वास्तव में भारतीय राजनीति में अभी तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पाई हैं, या फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें की जानी बाकी हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना हमें यही बताएगी कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और शुरुआत होती है चैप्टर में दलित से। तो देखो, आज अगर आप न्यूज़ में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दलित का अर्थ है वो जातियां जिनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ हो। लेकिन वास्तव में जब आप दलित शब्द का अर्थ जानेंगे तो इसका अर्थ कुछ अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दलित शब्द मराठी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है टूटा हुआ, जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ। यानी कि जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो समाज की धारा से अलग हैं, उसके लिए मराठी भाषा का एक शब्द है क्या, दलित। 1960 के दशक में यानी कि 1960 के डिकेड में दलित साहित्यिक आंदोलन के समय में यह शब्द बहुत लोकप्रिय हुआ। उस समय जो आंदोलन हुआ उसमें बड़े पैमाने पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बड़े बड़े मंचों से भाषण दिए गए और वहां से दलित शब्द एक राजनीतिक शब्द बन गया। 1970 के दशक में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स बना। 1972 है वैसे तो, डिकेड की बात कर रहा है। तो 1972 में महाराष्ट्र में दलित नवयुवकों ने एक ग्रुप बनाया दलित पैंथर्स। उसका ये मानना था कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी संविधान को अमल में नहीं लाया गया है। वास्तव में संविधान में जो घोषणाएं की गई थी उसके माध्यम से अभी भी दलितों को या एससी जो है, शेड्यूल कास्ट जो हैं, इन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पाई, वो सम्मान आज भी नहीं मिल पाया, आज भी इन्हें भेदभाव होता है। आर्टिकल 17 में ये तो कह दिया गया है कि छुआछूत की समाप्ति हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी छुआछूत होती है। तो ऐसे में 1972 में दलित पैंथर्स बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इसने समाज में उन सभी लोगों को जोड़ना शुरू करा जो वंचित समूह के थे, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे गरीब किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हों। उसका रीज़न ये था क्योंकि अपनी पहुंच ना बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाना चाहता था। अगर दलित पैंथर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए होता तो शायद वो वहीं पर रुक जाता, लेकिन उन्हें सभी लोगों को जब जोड़ा तो इनका ज़मीनी स्तर पर जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1990 के बाद तो भाई साहब सेंट्रल लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर दलित शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। और आए दिन मीडिया में, न्यूज़ में दलित शब्द का जो अर्थ बना दिया गया है वो अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों तक ही सीमित कर दिया है। यानी कि आप दलित शब्द को जब आप समझते हैं तो दलित एक व्यापक शब्द है। दलित में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, विभिन्न जातियों के लोग आ रहे हैं, विभिन्न वर्गों के लोग आ रहे हैं। हर वो वर्ग दलित में आ रहा है जो टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, मीडिया, न्यूज़ और हमारी कम नॉलेज ने ये बात सिद्ध कर दी है कि दलित सिर्फ एससी तक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दलितों के अंदर ही फूट डालो राज करो की नीति चलती है। हालांकि जब हम बात करते हैं दलित की और एससी की, तो ये दोनों शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। दलित शब्द समाज की लीडरशिप करता है, दलित शब्द राजनीतिक श्रेणी की लीडरशिप करता है। जबकि जब हम एससी शब्द की बात करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द हो जाता है, प्रशासनिक शब्द हो जाता है, कानून की श्रेणी में आ जाता है। तो एक तरीके से पॉलिटिक्स जो लीडरशिप हो रही है, ये ना लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो 80 से 85% लोग भारत में ऐसे हैं जो वंचनाओं के शिकार हैं, जिन्हें किसी न किसी प्रकार से भेदभाव को सहना पड़ता है। बट वो अफसोस ये है कि सारे दलित नहीं हैं। तो दलित को एक ना जाति सूचक शब्द बना दिया गया है। तो ऐसे में हमें शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अनुसूचित जातियों को न केवल समाज के निचले पायदान पर रखा गया है, अगर हम एससी की बात की जाए, बल्कि उन्हें सदियों से अस्पृश्यता को भी सहा है। भारतीय संविधान में बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाले गए, बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई, बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे अनुच्छेदों में लिखा भी है। जैसे कि आर्टिकल 17 में लिखा है कि छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है, कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन देखा जाए तो आज भी ऐसा ही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहा था और 1935 के एक्ट में भी इन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहा गया।
तो दलित कौन है? आई होप सो इस शब्द का अर्थ आपको पता चल गया हो। दलितों की लामबंदी यानी कि दलितों को सामूहिक रूप से कैसे इकट्ठा किया गया? तो देखिए, सामाजिक तौर पर दलितों को शोषित माना गया, गरीब माना गया। भारतीय समाज में इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेइज्जती सहनी पड़ी, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत समस्या हुई इनको, इनकी महिलाओं का शोषण हुआ एंड सो मोर थिंग्स। उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति पहले बदतर थी, आज कुछ उसमें पॉजिटिव परिवर्तन आया है, सकारात्मक परिवर्तन आया है। लेकिन अभी भी उनके खिलाफ भेदभाव हैं, समस्याएं हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे दलित संगठन बहुत सारे मुद्दों को समय समय पर उठाते हैं और इन मुद्दों के माध्यम से उन्होंने दलितों को इकट्ठा करना शुरू किया है। कई बार सामाजिक पहचान की बात हो जाती है, कई बार सांस्कृतिक पहचान की बात हो जाती है, कई बार राजनीतिक रूप से इन्हें मजबूत करने की बात की जाती है। तो इस टाइप से दलितों की लामबंदी की जाती है, दलितों को सामूहिक रूप से इकट्ठा किया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। आज़ादी से पहले की अगर बात की जाए तो आज़ादी से पहले दलितों की लामबंदी जो हुई वो बड़े स्तर पर हुई थी। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए। उन सामाजिक सुधारों में जैसे कि राजा राम मोहन राय ने, या फिर ज्योतिबा फुले का नाम आता है, तो ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है, सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का नाम आता है। ये ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी ने तो इन्हें हरिजन का नाम दिया। तो आज़ादी से पहले की अगर बात की जाए तो औपनिवेशिक समय में दलित लामबंदी हुई। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसे उठाया। जैसे कि एक बुक है, अगर आपको पढ़ना चाहिए, गैल ऑमवेट की बुक है, दलित एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर एंड द दलित मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया। इस किताब में बड़े पैमाने पर इस चीज़ की चर्चा की गई है। खैर, हमारे यहाँ भारत में आज़ादी से पहले 4 टाइप से दलितों को इकट्ठा किया गया, 4 प्रकार से दलितों की लामबंदी हुई। सबसे पहला कार्य महाराष्ट्र में शुरू होता है ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और सत्यशोधक आंदोलन भी इसे कहते हैं। इन्होंने कहा, भाई हमें पुजारियों की जरूरत नहीं है, हम शादी में पुजारियों की जरूरत नहीं है, हमें शादी में ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण पुजारी के बिना होंगी सब शादियां, किसान परंपराओं के हिसाब से चलेंगे हम। सावित्रीबाई फुले की बात की जाए, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, पहले स्कूल की स्थापना करी इन्होंने। मुस्लिम और अछूत लड़कियों की शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत जोर दिया। तो पहली लामबंदी कहाँ से शुरू हुई है? महाराष्ट्र से, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के माध्यम से। दूसरी लामबंदी में नाम आता है ईवी रामास्वामी नायकर। ये साउथ इंडिया में इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था मद्रास में। इन्होंने जाति विरोध किया। तीसरा जो माहौल बना वो नाम शूद्रा आंदोलन है, जो कि पश्चिम बंगाल में चला। नाम शूद्रा आंदोलन, जिसे हम चांडाल के नाम से भी जानते हैं, ये बंगाल में चला था और इन्होंने भी निम्न जातियों को एकजुट करने की कोशिश करी थी। और चौथी लामबंदी हुई पंजाब में। पंजाब में आदि धर्म आंदोलन हुआ, जो अछूत वर्गों की पहचान को अलग दिखाना चाहता था। तो इस प्रकार से आज़ादी से पहले 4 टाइप से भारत में जो है लामबंदी हुई थी, किसकी? दलितों की। 1920 में एक बहुत बड़ा नाम आता है भारत में, अंबेडकर, जिन्होंने अछूतों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस वर्ड का यूज़ किया, जिन्हें आज हम दलित नाम से जानते हैं। इन्होंने ये कहा कि सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, हर जगह दलित जो है उसे दबाया गया है। इवन जब वो ब्रिटेन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, तो उन्होंने ये कहा, हमारे यहाँ जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सबको चुनाव में अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए। हालांकि गांधी जी उस समय जेल में बंद थे, तो गांधी जी ने जेल में अनशन कर दिया और गांधी जी ने कहा कि ये तो हिंदुओं को भी बांटने की एक नीति है। दलित जो है वो हिंदुओं से अलग नहीं है, ये तो ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति है। हम कैसे पृथक निर्वाचिका मान लें, अलग चुनाव के लिए अलग क्षेत्र कैसे मान लें? गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ। आगे चलकर अंबेडकर खुद गांधी से मिलने गए पुणे की यरवदा जेल में, और इनके बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते में अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और दलितों को हिंदुओं की श्रेणी में सुरक्षित रखा। हालांकि आरक्षण जैसी सुविधाओं की बात भी की गई। 1936 में अंबेडकर जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करी, आईएलपी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और 1942 में एआईएससीएफ यानी कि ऑल इंडिया स्किल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद एक नई पार्टी भारत में आती है, आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा आगे चैप्टर में की जाएगी। तो आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईवी रामास्वामी नायकर, नाम शूद्र आंदोलन, आदि धर्म आंदोलन और अंबेडकर, ये कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने भारत में समाज सुधार के माध्यम से जाति व्यवस्था को, जो उसकी कमियां थी, उसकी जो बुराइयां थी, उसे दूर करने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद भी क्या हुआ? तो आज़ादी के बाद की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी पार्टी होगी आरपीआई, जिसका नाम अभी मैंने लिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि भीमराव अंबेडकर साहब की पार्टी थी। अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इन्हें मानते थे, उन लोगों ने इस पार्टी की स्थापना करी। इनका ये मानना था, हम अंबेडकरवादी नीतियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो जातिवादी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, जातिवाद के आधार पर लामबंदी करेंगे और पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
तो भारत के विभिन्न स्टेट्स में दलितों की पहचान के लिए, उनसे संबंधित सवालों के लिए राजनीतिक लामबंदी जरूरी थी। भाई देखो, अगर आपको अपने लोगों के लिए कार्य करना है तो आपके पास होनी चाहिए पावर, और पावर आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से गेट कर सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1950 से 1970 के बीच में, जैसे कि महाराष्ट्र में भी मैंने बताया दलित पैंथर्स, यूपी में बीएसपी, आज बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी है मायावती जी की, काशीराम जो इसके फाउंडर थे, इन्होंने दलितों की राजनीति को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। आंध्रा में, कर्नाटक में भी दलितों की लामबंदी के कुछ उदाहरण हैं। तो जानते हैं हम आरपीआई के बारे में। तो जब 1956 में अंबेडकर साहब की मृत्यु हुई, तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने 1957 में एक पार्टी बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि आरपीआई। आरपीआई का गठन किया गया, और उससे पहले जो वो ग्रुप था अंबेडकर जी का, AISCF, उसे खत्म कर दिया गया। अंबेडकर ने जो कि स्थापित किया था। आरपीआई का महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत जनाधार था। बड़े पैमाने पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उन्होंने बड़े पैमाने पर आरपीआई में भागीदारी करी। इन्होंने जाति आधारित अन्याय से लड़ने का अपना एजेंडा दिया, और ये कहा कि भूमि सुधार होने चाहिए, गरीब तबकों को भी, और जिनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया है उस तबके को भी जमीनें मिलनी चाहिए। खाद्यान्न की कमी और अन्य समस्याओं के खिलाफ भी इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। आरपीआई यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अचानक से 1970 के बाद ये पार्टी खत्म हो गई। उसका रीजन ये था कि 1970 में इस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस से जाकर मिल गए, और अंततः ये पार्टी जीरो हो गई। ये तो बात रही यूपी की। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो आज़ादी के बाद पहली पीढ़ी के शिक्षित युवा थे, इन युवाओं ने ये देखा कि आज़ादी के बाद भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इन्हें नौकरियों में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो सुविधाओं की इन्होंने आशा लिए हुए पढ़ रहे थे। अंततः इन्होंने क्या करा, एक पार्टी की स्थापना करी, दलित पैंथर्स। दलित पैंथर के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं निकाली गई, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बड़े पैमाने पर कविताएं लिखी गई, अम्बेडकरवादी नीतियों को बढ़ावा दिया गया। आगे इसमें बहुत सारे नाम आए, जैसे बाबूराव बगुल, गंगाधर पंतवाने, ये सब मराठी लेखक थे। बहुत सारे कवि थे, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, JB पवार, अर्जुन डांगले, अरुण कांबले, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अम्बेडकरवादी नीतियों पर चल रहे थे। अम्बेडकर के फॉलोअर्स थे ये लोग। इन सब ने 1972 में दलित पैंथर्स का गठन किया, और किताबों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। आगे चलकर यूपी की बात की जाए तो आपातकाल के दौरान एक ग्रुप बना, बाम सेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस के लिए बना ये। तो इसका काम ये था कि जितने भी लोग निम्न जाति से संबंधित हैं उन सबको जोड़ा जाए और समाज में परिवर्तन लाया जाए। लेकिन आगे चलकर बाम सेफ खत्म हो गया और एक नया संगठन बना, DS4। तो आरपीआई दलित पैंथर्स के बारे में आपने पढ़ाई। फिर भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचारधारा से ये पार्टी सारी प्रभावित थी। बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे बड़े पैमाने पर, बहुत सारे बुद्धिजीवी होंगे जो कि अंबेडकर जी के विचारों को लोगों तक फैलाएंगे, उन्हें सामाजिक स्तर पर लोगों को अवेयर करेंगे। ऐसे में 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी की स्थापना होगी भारत में दलितों के लिए, बहुजन समाज पार्टी, जिसे आज हम BSP के नाम से जानते हैं। काशीराम जी की बात की जाए तो ये पंजाब में पैदा हुए थे, और महाराष्ट्र में इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां शुरू करी। इन्होंने बाम सेफ की स्थापना करी, यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, जो कि निम्न तबके के लिए, अल्पसंख्यक और शोषित वर्गों के लिए काम करती थी ये संस्था। आगे चलकर इन्होंने इसे DS4 का नाम दे दिया। DS4 में क्या था, D का मतलब तो दलित था, और S4 का मतलब था एक S से शोषित, एक S से समाज, एक S से संघर्ष, और एक S से समिति। DS4 बाद में खत्म हो गई और पार्टी कौन सी बन गई, BSP, यानी कि BSP से पहले वो क्या थी, DS4 थी, DS4 से पहले वो क्या थी, बाम सेफ थी। आगे चलकर BSP यूपी की राजनीति में एकदम से हावी हो गई, यानी कि महाराष्ट्र में जैसे दलित पैंथर्स, और उससे भी बढ़कर BSP कहाँ पर, यूपी में। मायावती 5 बार CM बनेंगी, और BSP ने ये कहा कि दलित का मतलब ये है कि इसमें OBC भी शामिल है, धार्मिक माइनॉरिटी भी शामिल है, उच्च जातियों को छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को, तो बाकी सब इसमें शामिल हैं, ऐसा BSP ने अपनी परिभाषा में कहा। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज़ादी से पहले दलित आंदोलन की विशेषताएं बताइए, या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए बाम सेफ, DS4 और BSP में क्या अंतर है, तो बाम सेफ एक संस्था है सबसे पहले, फिर DS4 बनता है, और आगे चलकर एक राजनीतिक पार्टी बनती है, और वो राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है, BSP, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। आगे इस चैप्टर में OBC और महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है। आई होप सो दलित से कोई भी मुद्दा आपका बनता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। तो OBC और महिलाओं के लिए इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।